नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं सिटी जंक्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप। जी हाँ, ये टाइटल सुनकर आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर को कैसे पूछ रहे हैं। आपको पूछना चाहिए। हमेशा यही होता है कि डॉक्टर से संबंधित कार्यक्रम जनरली आप लोगों के लिए ही होते हैं। ये भी कार्यक्रम आपके लिए ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हमने किया है। इसमें हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो कैसे हैं, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर साहब से कोई पूछता ही नहीं कि वो कैसे हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से बहुत सारी चीज़ें मांग लेते हैं, लेकिन हम कभी भगवान को पूछते नहीं हैं कि आप कैसे हैं। डॉक्टर को भी भगवान का ही दूसरा रूप कहा जाता है। हम उन्हें कभी नहीं पूछते कि वो कैसे हैं। जाकर हम हमारी बीमारियां बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग तरह का प्रोग्राम, मुझे लगता है भारत में पहली बार हम इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिसमें डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि वो कैसे हैं। तो इस वक्त आज हमारे साथ एक नहीं दो हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर अमोल जी केलकर जो मानसिक रोग के तज्ञ हैं, डॉक्टर राधिका केलकर जी जो बच्चों के लिए खास करके साइकियाट्रिस्ट का रोल निभाती हैं। अब इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और इन्हें क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, ये मानसिक रोग जो बोलते हैं, कई बार ये होता है कि मानसिक रोगी को पता ही नहीं होता है कि वो मानसिक बीमारी से त्रस्त है। तो इस तरह के पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो किस तरह का उनका रवैया होता है पहले तो, क्योंकि अगर मैं मानसिक रोगी हूँ तो मैं तो मानूंगा नहीं। कहते भी ना कि पागल कभी बोलता नहीं कि मैं पागल हूँ करके, तो एक्चुअली पागल बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर मानसिक रोग है तो उसे किस तरह पहचाना जा सकता है। तो आपने जो पॉइंट पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बीमारियों में ऐसा होता है कि जो पेशेंट है, जो रुग्ण है, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि मुझे मानसिक बीमारी है। जी जी। तो ऐसे वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, बीवी, बच्चे, माता पिता, वो पेशेंट को लेकर आते हैं। वो उनके सिम्टम्स बताते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो समझाते हैं। जी जी। और ऐसे मौक़ों पर पेशेंट का काउंसलिंग करना, पेशेंट को दवाई देना, पेशेंट को ठीक करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। जी जी। ऐसे वक्त पेशेंट यूजुअली बताते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम पेशेंट से बहस नहीं करते उस वक्त। जी जी। हम बोलते हैं कि ठीक है, आपको बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं तो आप दवाई शुरू करो। जी जी। धीरे धीरे जैसे उनका मानसिक संतुलन अच्छा होता है वैसे उन्हें ध्यान में आता है कि हाँ मुझे बीमारी हुई है। और बाद में फिर धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं इंसाइट मतलब मुझे बीमारी है ये समझ होना, फिर धीरे धीरे वो दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं और ठीक होते हैं। जी जी। अब हम मैडम से बात करते हैं। मैम, आप बच्चों को देखते हैं, आजकल ये हो रहा है कि बच्चे काफ़ी उग्र होते जा रहे हैं। मोबाइल की लत लग चुकी है बच्चों को ख़ास तौर पर। अभी हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें एक क्रिमिनल 19 साल का बच्चा रहा है। तो ये आजकल बच्चों में जो मेंटेलिटी जो हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं। इसकी एक कोई कारण नहीं है, इसकी कई वजहें हैं। किसी भी जब कोई भी मानसिक समस्या आती है या फिर कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर आता है तब उसके कई कारण होते हैं। जी जी। जेनेटिक रीजंस होते हैं। जेनेटिक लेवल पे अगर कोई खराबी है तो वो होता है जेनेटिक। हम कहते हैं कि नेचर एंड नर्चर। जैसे जेनेटिक हमें जेनेटिकली नेचर से मिला है, अपने माता पिता से मिला है। जी जी। और नर्चर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में हम पले बढ़ते हैं, उसका भी बहुत असर हमारे मानसिकता के ऊपर होता है। जी जी। तो ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। और आजकल तो और एक चीज़ आ गई है, जैसे आपने बोला कि मोबाइल फ़ोन। जी जी। नेचर, नर्चर और मोबाइल फ़ोन जो है ये बहुत एक महत्वपूर्ण घटक हो गया है हमारे सब के ज़िंदगी का। जी जी। और बच्चों के लिए तो ये बहुत मुश्किल है मोबाइल से दूर रहना, क्योंकि जो कंट्रोल आता है वो 22-25 साल के बाद आता है। जो हमारा माइंड जिसे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए, कोई चीज़ ना करने के लिए, किसी चीज़ से दूर रहने के लिए, वो हमें 25 साल के बाद आता है। वो 25 साल के बाद, उसके पहले किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी जी। तो जैसे मोबाइल फ़ोन है, इवन बड़े लोगों को उससे दूर रहने में दिक्कत जाती है, तो छोटे लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा जाती है। जी जी। और जो आक्रामकता का जो आपने सवाल पूछा, उसमें मोबाइल फ़ोन में जो गेम्स है, जी जी, जो पबजी है, जो गेम्स ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, तो उसमें बहुत दिखाया जाता है, या फिर उसमें जब वो बच्चा खेलता है तो वो मार कर जीतता है। हाँ हाँ। वॉयलेंस करके जीतते हैं वो गेम्स को।
तो इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। वॉयलेंट गेम्स हमने अवॉइड करने चाहिए। कई चीज़ें हैं जैसे कि एनवायरनमेंट में जिसका अनुकरण करते हैं बच्चे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम होना चाहिए। और कोई बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम लग रही है, आक्रामकता लग रही है, तो मानसिक रोग तज्ञ को मिलना चाहिए। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, इसे टालना नहीं चाहिए। अगर थोड़े प्रमाण में ये चीज़ है तो वो जल्दी ठीक हो सकती है, ज़्यादा प्रमाण में होने के बाद दिक्कत जाती है। जी जी सर, अभी जैसे आपके पास कई तरह के पेशेंट्स आते हैं, अभी मौसम का कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? जैसे बारिश का मौसम में कुछ अलग तरह के पेशेंट्स, जैसे कुछ अलग बीमारियां जैसे आ जाती है, उस तरह कुछ खास विशिष्ट प्रकार की मानसिकता बढ़ती है, ऐसा कुछ होता है क्या? यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो मानसिक रोग है उसका मौसम से ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। जी जी। पर होता क्या है, ठंडी में यूजुअली पेशेंट्स अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी में उनकी नींद एकदम भरपूर होती है, वातावरण एकदम रिलैक्स होता है, खाना पीना एकदम खा के दवाई लेके पेशेंट अच्छे से सोते हैं और भरपूर नींद लेते हैं। जी जी। नींद का बहुत ही इम्पोर्टेंट कोरिलेशन है मानसिक रोग से। मानसिक रोग अगर पहचानना है तो नींद जिस व्यक्ति को नहीं आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि इसको मानसिक रोग की शुरुआत हो गई है। तो जैसे मैंने कहा कि ठंडी के मौसम में नींद अच्छी आती है, मानसिक रोग कम होते हैं। इसके विपरीत, इसके उल्टा, जब समर वैकेशंस होते हैं, समर का पीरियड होता है जो अब निकल गया है, अप्रैल मई जून, तब गर्मी बहुत होती है, छोटे छोटे गाँव में लाइन ज़्यादा कटती है। जी जी। तो उस वक्त बराबर नींद नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप, पसीना, इस कारण पेशेंट की जो समस्या है, मानसिक बीमारियां है, स्ट्रेस है, बीमारी है, वो बढ़ सकती है। तो इसलिए ठंडी के मौसम में कम पेशेंट्स और समर वेकेशन में मानसिक बीमारियां बढ़ सकती है। जी जी। दर्शकों, ये दंपति है, पति पत्नी डॉक्टर हैं, तो हमारे एक थोड़ा सा एडवांटेज हमें मिल रहा है कि मैम जब जैसे कहा जाता है कि भाई अगर जिस तरह आप रहते तो कहीं ना कहीं उसका असर होता है। अब दिन भर आप इस तरह के मानसिक रोगों के ग्रसित लोगों के साथ रहते हैं और ख़ास करके सर बड़ों के साथ रहते हैं, आप बच्चों के साथ रहते हैं, तो इसका असर, मैं दोनों से ये सवाल है कि घर पर देखने को मिलता है क्या? सबसे पहले मैम आपसे। घर पर मैं कहूँगी कि अच्छा ही असर पड़ता है, क्योंकि हम दोनों मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमें किसी भी बात का एनालिसिस जल्दी हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ क्यों हो रही है। तो उसका कभी कभी फ़ायदा ही होता है, खुद के लाइफ में भी, पार्टनर के लाइफ में भी। जी जी। मतलब ये साइकेट्रिस्ट होने का तो मुझे फ़ायदा ही है। मेरे साइकेट्रिस्ट होने का फ़ायदा है या नहीं, ये आप मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। सर जैसे मैम बच्चों के साइकेट्रिस्ट हैं, आप बड़ों के हैं, तो घर पर जब आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी अलग सी हो जाती है, कहीं ना कहीं दिन भर उसमें, तो कहीं ऐसा होता है कई बार थोड़ा सा चिल्ला रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? एज अ साइकेट्रिस्ट मैं तो बोलूँगा कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सामने वालों के शूज़ में जाकर देखना कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो बीइंग अ साइकेट्रिस्ट मैं कोई भी चीज़ को एनालाइज करता हूँ कि वो व्यक्ति को क्या बीत रही है वो व्यक्ति के मन के अंदर, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर मैं शायद साइकेट्रिस्ट ना होता तो मैं चिल्लाना शुरू करता, झगड़ा करता, पर बीइंग अ साइकेट्रिस्ट मुझे ये समझ में आया कि शांत रहकर भी चीज़ें हल हो सकती है। साथ ही में घर वाले, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, वाइफ हो गया, तो इनके साथ बीइंग अ साइकेट्रिस्ट ये फ़ायदा है कि कहीं भी जब डिबेट शुरू हो जाती है, कहीं भी मतभेद होता है विचारों में, तो मुझे ध्यान में आता है कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मुझे संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस कारण हमारे घर में यूजुअली वाद विवाद, झगड़े, मतभेद होते हैं, लेकिन तुरंत ही हम उसका सल्यूशन ढूंढकर हम वापस फ्रेंडशिप या हमारा जो बॉन्ड है वो वापस ज्वाइन कर लेते हैं। साइकेट्रिस्ट होने का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि एक दूसरे की भावना जैसे समझना ज़रूरी है, लेकिन साइकेट्रिस्ट होने की वजह से क्या होता है कि तुरंत आप समझ जाते हैं, बाकी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं जब आपको ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि अरे यार इस तरह का पेशेंट आ गया? जैसे हमारा एक्सपीरियंस है तो अभी टेंशन नहीं आता इतना, क्योंकि हमें काफ़ी प्रकार के पेशेंट्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो किस प्रकार के पेशेंट से क्या डील करना है हो जाता है। पर यूजुअली अभी मुझे कभी कभी ये जो हमारे फील्ड में
सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर होता है। हाँ, जी, यानी कि कोई पर्सनैलिटी या फिर जो जिसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, स्वभाव दोष जिसे बोलते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने खुद को हार्म करता है, यानी नस काटना या फिर अटेम्प्ट करना। तो ये केसेस में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। उस समय थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। सर जब इस तरह के यही तरह के बड़े पेशेंट आते हैं जो उग्र भी होते हैं और ये होते हैं, तो उस तरह किस तरह आपको ये चैलेंज होता है कि इसको शांत भी करना है, उसको समझना भी है और उसको समझाना भी है? फॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल में हमारा ओपीडी भी है, हमारा एडमिशन फैसिलिटी भी है। अब क्योंकि पिछले 30-40 साल से हम वर्क कर रहे हैं तो हमें आजकल ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। जब ऐसा कोई वायलेंट पेशेंट या मारामारी वाला या गुस्से वाला या क्रिमिनल बैकग्राउंड का पेशेंट आता है तो 2-3 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले पेशेंट को रिस्ट्रेन करना, रिलेटिव्स को काउंसलिंग करना कि भाई ये पेशेंट अच्छा हो सकता है ट्रीटमेंट के द्वारा, और हमारे स्टाफ को मोबिलाइज करना इंजेक्शन और दवाई देने में। ये अगर 2-3 चीज़ें कर ली और जो शुरुआत का आधा 1 घंटा है वो हमसे डील हो गया, तो बाद में फिर पेशेंट को मैनेज करना, पेशेंट को हैंडल करना और ट्रीटमेंट देना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे लिए अब ये रूटीन वर्क हो गया है। सर मैं दोनों से एक सवाल है, जब आप दिन भर इस तरह से रहते हैं, घर पे जाकर भी एक तनाव तो रहता ही है, उसको उतारते हैं, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा सा भी हमें बताएं। हम घर में 7 लोग हैं। हमारी अमोल सर की जो ग्रैंड मदर है वो है, फिर मदर और फादर है, हम दोनों हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। ऐसी हमारी फैमिली है। जी बच्चों से जब आप ट्रीट करते हैं तो एक डॉक्टर के तौर पर तो आप दिन भर करते ही हैं, एक माँ का जो रोल होता है वो थोड़ा अलग सा होता है, तो कहीं डॉक्टर कभी हावी नहीं होता है? नहीं, अभी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट में हूँ तो काफ़ी सारी हेल्प उसमें भी हो जाती है, क्योंकि जो भी कभी कभी पेरेंटिंग इस टॉपिक पे भी मैं लेक्चर्स भी लेती हूँ, कोचिंग भी करती हूँ, तो उसका कभी कभी फ़ायदा मुझे भी हो जाता है। और घर पे सभी का सपोर्ट है, सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरे जर्नी से ये सीखा है कि माँ बनना एक बहुत ही कठिन चीज़ है, जो कि मतलब सब पूरे सोसाइटी में महिलाओं को सपोर्ट देना ज़रूरी है। फैमिली में भी अगर है तो ऐसा मत सोचिए कि बच्चों को संभालना बहुत आसान है। नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। ये उल्टा होता है। कभी कभी एक धारणा होती है कि जो आदमी है वो बाहर जा रहा है, वो काम कर रहा है, ये तो महिला तो घर पे ही है, इनका तो लाइफ आसान है। ऐसा नहीं है, घर पे हाँ बहुत मुश्किल है। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है हर एक माँ को, तो वो उनको दीजिए जितना पॉसिबल हो। सर ऐसा कोई पेशेंट आपको याद आता है कि भाई ये पेशेंट ने बहुत चैलेंजिंग हुआ था या बहुत तकलीफ हुई थी, या फिर कुछ ऐसा कुछ यादगार रहा कि ये पेशेंट का ट्रीटमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा, या कोई भावनात्मक लगाव भी हो जाता है कई बार, तो ऐसा कोई पेशेंट? लगाव तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ मुझे 1-2 पेशेंट्स याद है कि जब मैं शुरुआत में आया था तब मैंने ऐसे 1-2 पेशेंट्स ऐसे देखे जो बहुत ही वायलेंट बैकग्राउंड के थे, बहुत ज़्यादा मारामारी करते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालते थे सभी डॉक्टर्स पे। अच्छा। लेकिन फिर मुझे ये ट्रिक ध्यान में आई कि उसे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको किसी ने समझ ही नहीं लिया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था, सभी मारामारी करता था, हमारे डॉक्टर्स पे थूकता था, 2-3 लोगों को मारा भी, लेकिन फिर मैंने जब उससे जाके चर्चा की, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ली, तब मुझे ये समझ में आया कि उसका जो बैकग्राउंड है बहुत ही इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर उसने सहन किया है। मैंने जब उससे प्यार से बात की तो उसका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पूरा बर्ताव है, जो भाषा है, वो पूरी तरह 180 डिग्री से पूरी चेंज हो गई। इतना अच्छी से उसने मुझे समझा, मेरे से बात की, और जो भी दवाई लेनी है, जो भी इंजेक्शन लेना है, वो बहुत ही अच्छी से उसने कोऑपरेट किया। उस वक्त से मुझे ध्यान में आया कि खाली हम डॉक्टर है तो खाली पेशेंट आया, इंजेक्शन दो, दवाई दो और उसको बाय बाय करो, डिस्चार्ज करो, ऐसा ना करते हुए यदि उसका बैकग्राउंड हमने समझ लिया, उसकी काउंसलिंग की, उसके बैकग्राउंड वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है तो वो समझ लिया, तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। और पेशेंट को ये ध्यान में आता है कि ये डॉक्टर कुछ तो भी डिफरेंट है, ये हमेशा के बाकी के डॉक्टर जैसा नहीं है। उस दिन से करीब 4-5 साल तक वो पेशेंट ने फॉलोअप किया,
हमेशा आता था, अच्छे से बात करता था, आज वो एक लेक्चरर का जॉब कर रहा है। क्या बात है। तो वो पेशेंट मुझे डेफिनेटली याद रहता है। जी मैम, आपके ऐसा कोई पेशेंट बच्चा जिससे आपको लगा हो गया हो, बहुत प्यारा हो लेकिन शरारती हो, और या फिर ठीक होने के बाद उसके पेरेंट्स ने जब आपसे कृतज्ञता व्यक्त की हो, वो कोई फीलिंग, कोई ऐसा याद आपको किस्सा आता हो? एक शुरुआत में ही हुआ था ये भी कि एक हमारे एक नोन ही थे, वो मेरे पास चाइल्ड साइकेट्रिस्ट करके लेके आए थे पेशेंट कि वो बच्चा जो था वो बड़ा हो गया था, पर तो भी वो सारा पूरा खाना नहीं खाता था। अच्छा। एक ही चीज़, मतलब वो बहुत ही फिक्स था कि मैं ये 2 ही चीज़ रोज़ खाऊंगा, बाकी कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है। तो उसके पेरेंट्स आए थे, फिर हमारी चर्चा हुई, जो भी हमारा वो डिस्कशन हुआ, सेशन हुआ, और उसके बाद से वो खाने लग गया। क्या बात तो वो अभी भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हम बहुत खुश हो गए आपके पास आके कि हमारा बच्चा सब कुछ खाना खाने लगा। तो ये एक याद है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे बच्चे कभी कभी मिस हो जाता है, जो मानसिक बीमारियां हैं वो मिस हो जाती है कभी कभी। पेरेंटिंग के एरिया में मेरे को काफ़ी मैं कहूँगी कि यश आया है कि जो फैमिली में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कभी कभी अन्यायदायक होते हैं बच्चों के लिए। जी। तो उसमें कभी कभी बच्चों को बुरा लगता है, फैमिली की भी कुछ मजबूरियाँ होती है, पेरेंट्स की भी मजबूरियाँ होती है, तो वो अगर डिस्कस होती है तो वो जो अन्याय है वो रुक सकता है। जो थोड़े बहुत प्रमाण में जो इमोशनल अब्यूज़ है या फिर फिज़िकल अब्यूज़ है वो कभी कभी रुक जाता है जी। और फिर फ़ायदा होता है। जी सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते दोनों से, साइकेट्रिस्ट होने का फ़ायदा और नुकसान क्या है, आप मुझे थोड़ा बताएं। मैं तो फ़ायदा ही बताऊंगा साइकेट्रिस्ट होने का। साइकेट्रिस्ट होने का फ़ायदा ये है कि आप जहाँ भी जाए, आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सामने वाले व्यक्ति को एम्पथाइज़ कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या वजह है कि वो गुस्सा कर रहा है। जी। तो वो इजीली समझ सकते हैं। दूसरा, मेरा कनेक्शन लोगों से अच्छा होने लगा है साइकेट्रिस्ट होने के कारण। जी। तीसरा, मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। अगर बात भी कर रहा हूँ, अगर मेरी गलती है तो अपोलोजाइज़ करता हूँ, और सामने वाली की गलती है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। तो उस वजह से मेरा जो रैपो है लोगों से वो काफ़ी अच्छा है। सोशली मैं ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, और फ़ायदा ये है कि 2 पैसे कमा भी लेता हूँ। नुकसान मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं है। हाँ, खाली वो है कि थोड़ा कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजिंग पेशेंट्स होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर पाते, तो वो एट द एंड ऑफ द डे दिमाग में चलता है कि हमने इतनी कोशिश की, रिलेटिव्स ने पैसे भरे, एडमिट रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो वो कभी कभार वो दिमाग में वो बात खलती है। जी। आपको क्या लगता है, इसके बेनिफिट तो ज़्यादा ही है क्योंकि सर ने बताई है, बहुत प्यारे बेनिफिट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का भी जैसे क्या होता है कि साइकेट्रिस्ट बोल दिया कि एकदम लोगों के दिमाग में अरे साइकेट्रिस्ट, ये जो एक ये रहता है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो स्टिग्मा है अभी भी। मैं कहूँगी कि साइकेट्रिस्ट या फिर साइकेट्री ये ब्रांच के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ लोगों को होती है कि कभी कभी मेरे खुद की जो फैमिली थी, मैटरनल फैमिली, वो भी मुझे कहते थे कि तू डॉक्टर बनी है तो तू और कोई भी डॉक्टर बन, पर साइकेट्रिस्ट मत बन, ऐसा मेरे को कहा गया है। पर मुझे ये फील्ड पसंद थी तो मैंने ये चूज़ की। तो ये गलत फहमियाँ काफ़ी है कि डिप्रेस्ड या फिर डिप्रेशन के पेशेंट के साथ रह के आप भी डिप्रेस हो सकते हो, ये गलत फहमी है। ये ऐसा नहीं होता यूजुअली। तो ऐसा नहीं है, गलत फहमियाँ काफ़ी है, स्टिग्मा है इस फील्ड को लेकर, पर अभी धीरे धीरे ये कम हो रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें होती है मेंटल हेल्थ रिलेटेड, सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। स्पेशली सोशल मीडिया, सब सेलिब्रिटीज़ काफ़ी लोग ओपन अप होते हैं कि मैंने भी विचार रखना शुरू कर दिया। हाँ, तो उसके वजह से काफ़ी ओपन अप हो रहा है माहौल। और ये भी एक, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फीवर आता है, जैसे बुखार आता है, तो हम नहीं कहते पेशेंट को कि तुमने बुखार क्यों लाया। बिल्कुल। तो वैसे ही अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो हम नहीं कह सकते कि तुम ऐसे उदास क्यों हो, तुमने ये उदासी क्यों ला के रखी है। ऐसा नहीं कह सकते। जैसे बुखार अपने आप आता है, वैसे ही सारी जो मानसिक समस्या है, विचारों की समस्या है, ये ब्रेन में के जो केमिकल्स कम होते हैं उसके वजह से होते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जैसे हाथ टूट सकता है वैसे ही मन भी टूट सकता है, पर ये लोगों को नहीं जानते अभी। पर धीरे धीरे मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग समझेंगे और इसको लाइक एनी अदर
सर्दी है, खांसी है, वैसे डील करेंगे। जी जी। मानसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए भी एक मानसिकता होना ज़रूरी है। आज हम सर से मिले हैं, अमोल जी केलकर डॉक्टर साहब, डॉक्टर राधिका जी केलकर साइकेट्रिस्ट हैं। दोनों आप अपनी फील्ड में आज बड़ा नाम कमा चुके हैं। कई पेशेंट्स आते हैं और आज हमने इनसे पूछा कि कैसे हैं आप, तो इन्होंने इनके हाल भी बताया कि सब कुछ चंगा है जी। और साइकेट्रिस्ट होने के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं कि आप किसी की भावनाओं को, जो इंसान कहता है कि समझ लीजिए, ये आसानी से समझ लेते हैं, और जो नहीं समझता उसे समझा भी देते हैं। जैसे कि उनके रिश्तेदार हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनको पता ही नहीं होता कि ये किस मेंटलिटी से गुजर रहा है पेशेंट, तो बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिली का सपोर्ट, किसी भी चीज़ के लिए जब तक कि फैमिली का सपोर्ट ना हो, कुछ हो नहीं सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती वक्त निकाला है। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, ये हमारा पहला एपिसोड था हेलो डॉक्टर कैसे हैं आप। अगर ये आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और आपकी राय इस नीचे दिए नंबर पर आप हमें बता सकते हैं, और आप इस सिटी जंक्शन पे क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए।